Hi students, welcome to NCERT NEET Atta 24/7 myself अर्शप्रीत कौर योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एक वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को। आई होप आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इस चैप्टर से एकदम प्यार हो जाए, हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थरली इस चैप्टर में रिवाइज करते हुए हम नीट लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हर टॉपिक के बाद उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना ताकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर विद नो मोर डिलेज। अपनी अटेंडेंस कर दीजिए मार्क #PPPArmy। फटाफट से सेशन को कर देंगे लाइक एंड शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ये चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर बनाने की जिम्मेवारी आपकी फिजिक्स कौर मैम ने ले ली है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो बिल्कुल बेसिक से जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ना बेटा सबसे पहली टर्म जो आपको समझनी जरूरी है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोजीशन। पोजीशन क्या होता है बेटा? इस चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं मेरे, एंड इन हैंड रिटन नोट्स में ऑल रिलेवेंट क्वेश्चन टाइप्स भी इंक्लूडेड है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर रहे होंगे। तो यार फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? क्लास में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है वो वाली पोजीशन नहीं। आप अगर कहीं पर खड़े हो, आप किसी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे डिफाइन करते हो? पोजीशन कैन बी डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी यूज अ क्लॉक टू मेजर द टाइम इन द सिस्टम। बेटा जब किसी भी बॉडी का आपको पोजीशन बताना होता है तो आप उसको विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बताते हो। लेट्स सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपको बुला रहा है कहीं पे, तो यार कुछ तो बताएगा ना कि यार तू इधर आ जाइयो, मैं इस है ना इलेक्ट्रॉनिक शॉप या फिर मैं इस डोमिनोज के बाहर खड़ा हूं। तो वो एक आपको पोजीशन बताता है कि कहाँ पर खड़ा है वो विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम बताता है यार तू 4 बजे तक पहुंच जाइयो। ठीक है, तो तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है तुम भी, या तुम्हारे हाथ में जो फोन है तुम उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी देख रहे होते हो। पोजीशन किसी भी बॉडी का डिफाइन कैसे किया जा सकता है? पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी यूज द क्लॉक टू मेजर द टाइम इन द सिस्टम। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। ओके, नाउ लेट्स सपोज अब हमारे पास ना एक पाथ है बेटा, A टू B, B टू C, C टू D। ठीक है, अब इस पाथ के विद रिस्पेक्ट टू मैं अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ तुमसे कि यार डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इफ यू टॉक अबाउट डिस्टेंस और पाथ लेंथ एक ही बात है। क्या होता है? दिस इज बेसिकली द एक्चुअल डिस्टेंस जो कोई बॉडी ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो कोई बॉडी कवर कर रही होती है। सो डिस्टेंस और पाथ लेंथ को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल, the actual path length covered by a moving particle in a given interval of time is called as distance. distance क्या है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी है। तुम घर से लेकर मार्केट तक गए, तुम मार्केट से लेकर घर तक वापस आए, ये टोटल कितना पाथ तुमने कवर किया? दिस इज डिस्टेंस। वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द स्ट्रेट एंड द शॉर्टेस्ट पाथ। बेटा एक तो स्ट्रेट होना चाहिए और दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। ए से चले डी तक पहुंचना है, ए से डी में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ए से चल रहे हो, ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, दिस इज पाथ लेंथ, दिस इज डिस्टेंस। बट अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन यानी कि ए टू डी, बेटा दिस ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट, दिस ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट. So the straight and the shortest path between initial and the final positions of a body is referred to as what? Is called as what? Displacement. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन मैटर करता है हमारे लिए। एंड एग्जांपल है, इफ अ बॉडी ट्रेसेस अ पाथ ए बी सी डी, देन ए टू डी अलोंग बी टू सी इज डिस्टेंस एंड ए डी इज द डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने यहां पर आपको समझाया बेटा, ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, दिस इज पाथ लेंथ। बट अगर डायरेक्ट ए टू डी जा रहे हो, if you are moving direct A to D, this is what? Displacement. तो displacement is the shortest path. Displacement क्या रहता है? Shortest path रहता है। I hope this is crystal clear. इसी के ऊपर बेस बेटा एक क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए,
एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम पी टू क्यू एज शोन। बेटा एक पार्टिकल है वो पी से लेकर क्यू तक जा रहा है, आपको बोले फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल। आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है इस केस में। चॉइसेस आपके पास गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, दीज आर बेसिकली द चॉइसेस। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब आपका जो पार्टिकल है वो जा रहा है फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है, कैसे जा रहा है, पी टू क्यू। बेटा अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो पी से लेकर क्यू तक का, अगर आप क्या निकालना चाहते हो, डिस्टेंस निकालना चाहते हो पी से लेकर क्यू तक का, क्या मेथड है मैम डिस्टेंस निकालने का? व्हाट इज द मेथड मैम टू फाइंड द डिस्टेंस? बेटा आपको पता है दैट आर्क लेंथ एल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे? इट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट बेटा, थीटा, जितना एंगल सबटेंड हो रहा है with respect to that arc length into what, into radius, that is r। तो अगर हम आर्क लेंथ की वैल्यू निकालना चाहें, बेटा जी थीटा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये आर्क लेंथ विद रिस्पेक्ट टू दिस पी क्यू पोर्शन, पाई बाय 2, 90 डिग्रीज पाई बाय 2 ओनली ना, रेडियंस में वैल्यू लिखेंगे, सो पाई बाय 2 इंटू आर। दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर आप P से लेकर Q तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यू नो दिस थिंग दैट दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर। तो बेटा ये हाइपोटेन्यूज कितना बन गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आर, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आर। तो द राइट ऑप्शन इज व्हाट, राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। आई होप ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सर्कल के केस में आप कैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। आई होप ये आपको एकदम सीसी हो चुका है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, शॉर्ट ट्रिक के बारे में सीखते हैं। अब जरूरी तो नहीं ना कि हर बार मैम हम डिस्प्लेसमेंट को निकालने का तरीका याद रखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें, ट्राइंगल सॉल्व करें, नहीं, देयर इज अ शॉर्टकट, देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू दिस। बेटा डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस? डिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट सिंपली बाय एल is equals to r times of theta, L is equals to r times of theta। and displacement को कैसे find कर सकते हो? it is 2r sin of theta, it is 2r sin of theta, ठीक है, it is 2r sin of theta। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर थीटा क्या है? थीटा इज बेसिकली द एंगल जो आपका रिस्पेक्टिव पोर्शन सबटेंड कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं, लेट सपोज अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये है P पॉइंट, ये है Q पॉइंट, इस P से Q पॉइंट तक, इस P से Q पॉइंट तक कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बेटा अब ये वाली लेंथ कितना एंगल सबटेंड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर? बोलो पाई एंगल सबटेंड कर रही है। तो बहुत इजीली तुम्हें समझ में आता है कि इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r टाइम्स ऑफ पाई, यानी कि पाई आर। अब आपको पता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होता है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तभी तो सेमी सर्कल का लेंथ निकल के आता है, सर्कमफ्रेंस निकल के आता है, दैट इज बेसिकली पाई आर, ठीक है, दैट इज बेसिकली पाई आर। और दूसरा इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो बेटा फॉर द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फॉर द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप लिखेंगे 2r साइन ऑफ थीटा बटा 2। अब इस केस में अगेन बेटा थीटा कितना है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कितना है, पाई के बराबर है, तो साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है बेटा जी, 1 के बराबर होता है। तो इट इज इक्वल टू बेसिकली द डायमीटर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आर। डायमीटर ही तो है ना ये, दिस इज डायमीटर ओनली। आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस एकदम आपको अब सीसी हो गए हैं। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं बेटा इस पे। चलिए आपके पास है ये वाला केस, आपको बताना है इस पर्टिकुलर केस में जब कोई पार्टिकल P से लेकर Q तक मूव कर रहा है एंड एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, 60 डिग्री का, तो आप बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, r टाइम्स ऑफ थीटा। r टाइम्स ऑफ थीटा कितना है, 60, रेडियंस में कितना होगा? 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हो आप? बोलो शाबाश, पाई बाय 3 लिख सकते हो।
180/3 यानी कि 60 डिग्री। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, r इंटू π/3। दिस इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r साइन ऑफ θ/2। थीटा कितना है बेटा जी आपका, थीटा इज बेसिकली 60 डिग्री यानी कि π/3 बोलो, इंटू साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 2, तो 2r साइन ऑफ π/6। अब π/6 कितना होता है, 180/6 यानी कि साइन ऑफ 30, तो 2r इंटू साइन ऑफ 30 यानी कि 1/2। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास r, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास r। ठीक है, I hope this is crystal clear to all the people here watching this video, that how you are going to find distance and displacement for the case of circle. So there are some standard formulas which you need to remember. यहाँ तक सब कुछ चमक गया है तो एक बार रेड हार्ट जरूर से बना देना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब जब कोई पाथ लेंथ कवर हो रही है, जब कोई डिस्टेंस कवर हो रहा है तो किसी स्पीड से ही तो कवर हो रहा होगा ना, फॉर श्योर, है ना। जब हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं दैट इज स्पीड, जब हम डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे होते हैं तो उस केस में हम वेलोसिटी लिखते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज रेफर्ड टू एज एवरेज स्पीड। कितना पार्टिकल ने टोटल पाथ कवर किया, जब उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे वी विल गेट एवरेज स्पीड। हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। बेटा एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड हमेशा याद रखिएगा कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट्स मीटर पर सेकंड होता है। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m0 l1 t-1, सिंपली स्पीड वाले डायमेंशंस आ जाएंगे। वहीं पर अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज वेलोसिटी। बेटा स्पीड के केस में डिस्टेंस था ऊपर, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ। एवरेज वेलोसिटी के केस में देयर विल बी नेट डिस्प्लेसमेंट। न्यूमरेटर में क्या आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। जब हम नेट डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेते हैं with respect to the time, the ratio of the net displacement to the time interval in which the displacement occurs is referred to as what, average velocity। इसको क्या बोला जाता है, average velocity बोला जाता है। ठीक है, so total displacement बटा total time। अब आपको एक चीज याद रखनी है, कुछ जैसे इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको याद रखने हैं, जिनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। मैम किन के ऊपर बेस बन सकता है, अब यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना कुछ रिश्ते हैं जो आपको याद रखने हैं। आपको ये याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो हमेशा या तो कम होगा या फिर बेटा जी वो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। किसके, बोलो, डिस्टेंस के। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है बेटा जो कवर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि अपने पास डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, सिमिलरली बेटा एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड से कभी बड़ी नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है बट उससे बड़ी नहीं हो सकती है। सो एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड, लेस देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड। नेक्स्ट आगे चलिए, अब ये वाला केस बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। ठीक है, इफ बॉडी कवर्स n इक्वल डिस्टेंसेस, बेटा अगर कोई बॉडी है उसने n इक्वल डिस्टेंस कवर्ड किया है विद द वेलोसिटी v1 v2 v3 vn टिल सो ऑन, उसकी एवरेज स्पीड आपको निकालनी आ जाए, क्या लिखोगे आप। ध्यान से देखो, कोई बॉडी है उसने d डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड में, फिर d डिस्टेंस कवर किया v2 स्पीड में, d डिस्टेंस कवर किया v3 स्पीड में, d डिस्टेंस कवर किया v4 स्पीड में, d डिस्टेंस कवर किया n एन 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 बोलो n टाइम्स वाले में। ठीक है, इसी तरीके से n टाइम्स उसने डिस्टेंस कवर किया है डिफरेंट स्पीड से, यानी कि nth वाला जो डिस्टेंस कवर किया उसने vn स्पीड से कवर किया। बेटा अगर मैं इसका टाइम निकालूं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि d अपॉन v1। इस केस में टाइम विल बी d अपॉन v2, इस केस में d अपॉन v3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालो,
इफ यू फाइंड द एवरेज स्पीड क्या था, जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डी 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 डी, कितना टाइम डी, एन टाइम्स डी, तो ऊपर आ जाएगा एन डी, ऊपर आ जाएगा एन डी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम को कैसे लिखोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल सो ऑन। तो T1 को कैसे लिखोगे बेटा, D अपॉन V1 प्लस देन D अपॉन V2 प्लस देन D अपॉन V3 टिल 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 D अपॉन Vn। तो बेटा जी अब D लेकर कॉमन कटम कटाई कर दो, आपके पास ये बन जाएगा फॉर्मूला। एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 टिल 1 अपॉन Vn, टिल 1 अपॉन Vn। अच्छा, अब इसी में अगर मैं केस डाल दूं, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अगर n की वैल्यू 2 है, यानी कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने V1 स्पीड से कवर किया, सेकंड हाफ डिस्टेंस उसने V2 से कवर किया, आपको एवरेज स्पीड निकालनी आ जाए, आपको बोले कि आप एवरेज स्पीड निकालें कितनी होगी, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा, उसी फॉर्मूला में n की वैल्यू को 2 डाल देना है। ये जो फॉर्मूला आया ना हमारे पास ये वाला, इसमें n की वैल्यू को 2 फेंको, 2 डाल दिया, 2 डाल दिया, नीचे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 आएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस ऑफ V2। ठीक है, सिंपल एलसीएम लिया है V1 V2, इधर चला जाएगा V2 प्लस V1, बेटा ये चला जाएगा ऊपर, सो 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, सो फॉर स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज स्पीड बेटा एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। अब नीट 2019 का क्वेश्चन है बेटा, ये क्या बोल रहे हैं, एक पर्सन है ट्रेवल कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ठीक है, फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया, मैंने बोला ना इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई पर्सन है, उसने x डिस्टेंस कवर किया है v1 स्पीड के साथ, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस कवर किया है उसने v2 स्पीड के साथ, सेम ही डिस्टेंस, तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। आपसे बोले एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, कौन सी मुश्किल बात है, क्या करोगे बोलो। अगर ये आपके पास चॉइसेस है, अगर ये आपके पास चॉइसेस है तो क्या करोगे बोलो, शाबाश। उसने पहला x डिस्टेंस कवर किया था, पहला डिस्टेंस कवर किया है उसने v1 स्पीड के साथ, फिर सेम ही डिस्टेंस उसने कवर किया है v2 स्पीड के साथ। तो एवरेज कैसे निकालते थे बेटा, 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। अब अगर आप सिंप्लीफाई करके देखो तो आपके पास ABCD में से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है अगर इस फॉर्म की बात करें। बट बेटा अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 कर दूं और इसको ले आऊं नीचे, तो क्या मुझे इसी से मिलता जुलता फॉर्म ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बोलो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। पहले V1 के साथ उसने x डिस्टेंस कवर किया, फिर सेम ही x डिस्टेंस उसने और कवर किया V2 के साथ, ठीक है, तो उसका एवरेज कैसे निकालोगे बेटा, आपको पता है V एवरेज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर में 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। अब रीअरेंजमेंट से बेटा जी ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, सी ऑप्शन, ठीक है, रीअरेंजमेंट से ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, एक पार्टिकल ने हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस कवर किया है विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। इफ एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, तो कैसे फाइंड करोगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस डिफरेंट टाइप है उसका बेटा। एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। जब कोई भी पार्टिकल आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है विद सम स्पीड, फिर सेम ही आधा डिस्टेंस जितना पहला था वो कवर कर रहा है विद सम v2 स्पीड, तो एवरेज कितना आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस ऑफ v2। सी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है, सी आ जाएगा बेटा इसी फॉर्मूला से सही आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है। मैं तुमसे बोलूं कि यार जस्ट अभी बताओ वेलोसिटी कितनी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन, the rate of change of the position with time at any instant,
पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, बेटा तो हमें वहां से क्या मिलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बेटा कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी में डेल्टा टी जो होता है वो अप्रोच कर रहा होता है जीरो को। डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा टी बहुत छोटा है, किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, तो बेटा जी यहाँ पे आ जाता है डी एक्स बटा डी टी। ठीक है, डेल्टा की जगह dx आ जाता है बिकॉज इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, और इंस्टेंटेनियस में हमारा जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत छोटा होता है। डेल्टा टी इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटू सा। ठीक है, बहुत छोटू सा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की बात करूं, बेटा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व प्लॉट कर रहे हो तो स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व आपको क्या देता है, इट टेल्स यू अबाउट व्हाट बेटा, बोलो। स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व एट एनी इंस्टेंट आपको किसकी वैल्यू दे रहा होता है, जल्दी से बताने का, शाबाश। स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व एट एनी इंस्टेंट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जब आप डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। तो स्लोप आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व gives value of instantaneous वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन लगाते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। बेटा दो कार्स हैं, ध्यान से सुनना, नीट 2016 का क्वेश्चन है। दो कार्स है पी एंड क्यू, स्टार्ट कर रही हैं फ्रॉम अ पॉइंट एट सेम टाइम। ठीक है, एक कार थी पी, एक कार थी क्यू, दोनों स्टार्ट करी किसी एक सेम टाइम पर इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, वो मूव कर रही है और उनकी पोजीशंस रिप्रेजेंटेड है बेटा ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, नोट डाउन कर लो इसको, एफ टी माइनस ऑफ टी का स्क्वायर। अब वो बोले एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पर विल दे हैव द सेम वेलोसिटी, कौन से टाइम पर इनका जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। दीज आर द ऑप्शंस, नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। कैसे फाइंड करेंगे इसको, एक्सपी की वैल्यू ए टी प्लस ऑफ बी टी का स्क्वायर है, चलो एक्स पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए टी प्लस ऑफ बी टी का स्क्वायर, यही थी ए टी प्लस ऑफ बी टी का स्क्वायर, और एक्स क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एफ टी माइनस ऑफ टी का स्क्वायर, एफ टी माइनस ऑफ टी का स्क्वायर। अब इनकी ना v की वैल्यू बराबर है एक टाइम पे, जब मैं बोलूं इनके v की वैल्यू बराबर है दैट मींस ये तो यार आपके पास क्या गिवन है, बोलो डिस्प्लेसमेंट्स का फंक्शन गिवन है। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू द dt क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो बेटा जी आपको vp vq के बराबर दे रखा है, डिफरेंशिएट कर दो, dxp बटा dt इज इक्वल्स टू dxq बटा dt। करो बेटा डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आता है ना, पावर रूल लगेगा सिंपली, d बटा डी टी ऑफ एक्स पी यानी कि ए टी प्लस ऑफ बी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बटा डी टी ऑफ एक्स क्यू की वैल्यू बेटा जी एफ टी माइनस ऑफ टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी ए प्लस ऑफ टू बी टी इज इक्वल्स टू एफ माइनस ऑफ टू टी। ये आ गया आपके पास, बोलो अब इसको उधर ले जाए, शाबाश, टू बी टी प्लस ऑफ टू टी, इधर क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस करके एफ माइनस ऑफ ए। आपको फाइंड क्या करना था, टाइम, बेटा इसमें से कॉमन निकाल लो, टी की वैल्यू टू बी प्लस ऑफ, या तो सिंपली टू बी प्लस ऑफ अंदर क्या रह जाएगा टू इज इक्वल्स टू एफ माइनस ऑफ ए। यहां से बेटा जी आपके पास टाइम क्या आ जाएगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू एफ माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय टू बी प्लस ऑफ टू। अब अगर
आप फाइंड करना चाहते हो इसको और सिंप्लीफाई करके, तो नीचे डिनोमिनेटर में से 2 भी बाहर निकाल लो। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? f माइनस ऑफ a, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन, 1 प्लस ऑफ b, d विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप अप्रोच समझ में आई। आई होप अप्रोच समझ में आई आपको। करना क्या है, x की वैल्यूज गिवन थी, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, दोनों को बराबर रखना है, वहां से सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू को निकाल लेना है, वहां से सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू को निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये आपके पास सॉल्यूशंस भी होंगे। नेक्स्ट बेटा अब बात करते हैं वेलोसिटी की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी को ना फर्दर मैं कैटेगराइज कर रही हूँ 2 में। एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रही हूँ तो यार एक बात का आपको ध्यान रखना है, दैट वेलोसिटी इज अ थिंग जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और डायरेक्शन भी आ रहा है। वेलोसिटी इज अ थिंग जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और डायरेक्शन भी आ रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो चाहे मैग्नीट्यूड हो चाहे डायरेक्शन हो, चाहे मैग्नीट्यूड हो चाहे डायरेक्शन हो, वो सेम ही रहती है, वक्त के साथ बदलती नहीं है। If magnitude and direction of the velocity remains constant throughout the motion, it is referred to as uniform velocity. Throughout constant रह रही है, बदल नहीं रही है। वहीं पर अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, अगर इधर मैग्नीट्यूड बदल जाए या फिर डायरेक्शन बदल जाए, दोनों में से कोई एक चीज बदल जाए, इधर मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन बदल जाए, बेटा दोनों में से कोई एक चीज बदल जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं बदल रहा तो यूनिफॉर्म, टाइम के साथ साथ अगर कुछ भी नहीं बदल रहा तो यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कब आएगा, अगर इधर मैग्नीट्यूड बदल जाए या फिर डायरेक्शन बदल जाए या फिर दोनों बदल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सेलरेशन? बेटा जी कितना चेंज इन वेलोसिटी आया है, आई रिपीट, कितना चेंज इन वेलोसिटी आया है, कितना चेंज इन वेलोसिटी आया है, कितना चेंज इन वेलोसिटी आया है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कितना चेंज इन वेलोसिटी आया है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज रेफर टू एज व्हाट, दैट इज रेफर टू एज एक्सेलरेशन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन में भी डिफरेंट टाइप के एक्सेलरेशंस होंगे, जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़े वैसे ही एक्सेलरेशन डिफरेंट टाइप्स के हैं, इंस्टेंटेनियस भी है, एवरेज भी है ना। तो आप वैरायटी ऑफ एक्सेलरेशन समझेंगे, पर आपको पहले एक चीज समझना है कि वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन इज देयर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, एसआई यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होंगे, डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m0 l1 t माइनस ऑफ 2 डिपेंडिंग अपॉन दिस। ये डायमेंशन पार्ट निकालना मैंने सिखा रखा है आपको। ठीक है, ओके, सो v बाई टी कर्व अगर आप प्लॉट करते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर आप कर्व प्लॉट करते हो, तो इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ है डिवाइडेड बाय कितना चेंज इन टाइम है रिस्पेक्टिवली, बेटा जी ये स्लोप ऑफ वीटी कर्व आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज एक्सेलरेशन? कितना वेलोसिटी में चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज बेसिकली द एवरेज एक्सेलरेशन। आप v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल करके निकाल सकते हैं। बट वहीं पर अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हेन द टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल। टाइम पीरियड क्या हो चुका है, बहुत छोटू सा हो चुका है। अगर टाइम बहुत छोटू सा हो जाए, दैट इज डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा टी इज बिकमिंग डी टी, तो दैट टाइम पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी एक इंस्टेंट पर कितना एक्सेलरेशन है, किसी एक इंस्टेंट पर कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, सो dv बटा dt विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ vt कर्व बेटा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं देता, ये भी याद रखना।
स्लोप ऑफ एटी कर्व, बेटा स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देता है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और सामने रेड लाइट आ जाती है, आप ब्रेक पर पैर रखते हैं, गाड़ी धीरे 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 रुक रही है, गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि रिटार्डेशन हो रही है, धीरे धीरे रुक रही है, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी बट वो इंक्रीजिंग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, इट इज डिक्रीजिंग, गाड़ी रुक रही है बेटा, दैट इज बेसिकली रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज माइनस नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, बेसिकली रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन को ना एक तो तुम सिंपली dv बटा dt लिखते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तुमको फाइंड करनी है, तुम लिखोगे dv बटा dt। ठीक है, तुम लिखोगे dv बटा dt, तुम लिखोगे dv बटा dt। बट अगर तुमको सपोज करो t के विद रिस्पेक्ट टू v की वैल्यू दे ही नहीं रखी, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन दे रखी है, कैसे मैम? चलो लेट सपोज अगर तुम्हें v की वैल्यू दे रखी है 2t प्लस ऑफ 3t का स्क्वायर, वेल एंड गुड, आप इस मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बटा dt करके फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको v की वैल्यू दे रखी हो 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 2yx, कुछ इस तरीके का फंक्शन गिवन है, x और y डिपेंडेंट, तो बेटा आप इस मेथड से थोड़ी चल सकेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x एंड y आप कैसे डिफरेंशिएट करके फाइंड करेंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, एक्सेलरेशन को आप और किस तरीके से लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज हाउ, इसको हम लेट सपोज अगर इन टर्म्स ऑफ ds लिखना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन को वी कैन राइट इट एज v dv बटा ds। अब v dv बटा ds जब मैं बोल रही हूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं, मैम ये कैसे आ गया? बेटा सिंपली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं ds के साथ ds बटा dt क्या बन गया? ds बटा dt क्या बन गया बेटा जी, बोलो शाबाश, v बन गया, साथ में आ गया dv बटा ds। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन की ये फॉर्म बना लेते हो, इस तरीके से आप एक्सेलरेशन की ये फॉर्म बना लेते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। फर्दर जो एक्सेलरेशन है ना वो दो तरीके का होता है, इट इज यूनिफॉर्म एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें, अगेन बेटा याद कीजिए, अगर आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी नहीं बदल रहा है, किसका? वेलोसिटी का नहीं, एक्सेलरेशन का। बेटा अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन सब कुछ मक्खन मलाई जैसा कांस्टेंट चल रहा है, नथिंग इज चेंजिंग, सो वी आर हैविंग अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। ठीक है, उस केस में एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि इफ ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, लेट सपोज दोनों ही चेंज हो गए, तो बेटा दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उस टाइप की एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में आई होप आपको कुछ भी अब डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलें, चलिए अब आगे अपने पास क्वेश्चन आने वाला है। ओह माय गॉड, चलिए बेटा क्वेश्चन आ गया है अपने पास, क्वेश्चन को रीड कीजिए, रिमोट गिर गया था यार, क्वेश्चन को रीड कीजिए। The x and the y coordinates of the particle at any time is this and this। बेटा x and y coordinates given है आपको, x and y are in meters and t is in seconds। The acceleration of the particle at time t is equals to 2 seconds आपको बताना है क्या होगा, बोलो। x and y given है, x and y given है, आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। बेटा एक तो मेथड है कि आप सिंपली क्या करो, dv बटा dt से एक्सेलरेशन को फाइंड करो। ठीक है, यू हैव वन मेथड कि आपके पास x की वैल्यू गिवन है
5t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर, आप v फाइंड करो dx बटा dt करके, 5 माइनस ऑफ 4t, बेटा पावर रूल में पावर आगे आ जाती है, इसमें से एक माइनस हो जाता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो बेटा dv डिवाइडेड बाय dt अगेन कर दो, तो ये आ गया माइनस ऑफ 4, ठीक है। बोलो, ये आ गया माइनस ऑफ 4। अब ना यहां पर एक तो ये मेथड था, दूसरा मेथड वो वाला जो मैंने आपको बताया था, v इंटू dv बटा ds, अब dv बटा x हो जाएगा उस केस में, आप उस मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगर y की बात करें, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, यस, ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल हो जाए। y इज इक्वल्स टू 10t है, बेटा आप कॉमन सेंस क्या कहती है, एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो t गायब, जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो फिर तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो वो तो वैसे ही 0 होता है। तो यहां ए एक्स का कंपोनेंट तो आ रहा है, बट ए वाई का कंपोनेंट फाइंड करोगे तो 0 आएगा बेटा। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो बेटा जी अगर डायरेक्शन के साथ लिखना हो ना तो माइनस ऑफ 4 आई का कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ओनली एंड ओनली इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई और जेड की डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। जेड पर तो वैसे ही डिपेंडेंस नहीं दे रखी और वाई की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई 0। चलिए आगे फाइंड करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं, नोट पॉइंट कर लीजिए यार, वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, बट एरिया अंडर द वीटी कर्व, अगर हम एरिया अंडर द वीटी कर्व की बात करें, किसकी बात करें मैम, एरिया अंडर द वीटी कर्व, बेटा जी लेट सपोज ये कोई वीटी कर्व है और इसके नीचे का जितना भी एरिया है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ व्हाट, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है v ds बटा dt होता है, अगर ds की वैल्यू निकालोगे तो v dt होगा, बोथ द साइड्स इंटीग्रेट करोगे बेटा ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब जब भी आप इंटीग्रेशन ऑफ v dt की बात कर रहे हो तो दिस इज बेसिकली नथिंग एल्स बट द एरिया अंडर द vt कर्व। Got my point? This is area under the VT curve. So displacement can be find out. बेटा डिस्प्लेसमेंट को हम निकाल सकते हैं ग्राफ की हेल्प से भी। तो अगर कभी VT कर्व दिया हो तो उसके एरिया अंडर द VT कर्व से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, वीटी कर्व की बात होगी। अब अगर हम एटी कर्व की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी आपको बताया वीटी कर्व के बारे में, बेटा मैंने बोला कि जो वीटी कर्व है ना इसका जो स्लोप होगा वो वैल्यू देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, और जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो वैल्यू देगा बेटा आपको किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, वो वैल्यू देगा आपको डिस्प्लेसमेंट की। वहीं पर अगर आपके पास एटी कर्व है, वहीं पर अगर आपके पास एटी कर्व है तो एटी कर्व का स्लोप किसी काम का नहीं है, एटी कर्व का स्लोप किसी काम का नहीं है बेटा। वैसे आप अगर याद रखना चाहते तो रख सकते हैं दैट इट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द जर्क, कितना झटका लग रहा है वो आपको एटी कर्व के स्लोप से पता चलता है, बट ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, वैसे पता होना चाहिए आपको। बट अगर आप एरिया अंडर एटी कर्व की बात करें, एरिया अंडर द एटी कर्व बेटा आपको किसकी वैल्यू देता है, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा प्लीज इसको याद रखिएगा,
वेलोसिटी की वैल्यू नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू देता है। छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी जिसमें आपको फंसा सकते हैं, जिसमें आपको फंसा सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। सो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। जल्दी से एक बार बता देंगे, जल्दी से एक बार बता देंगे, शाबाश। क्वेश्चन लगाएं इसके ऊपर बेस्ड, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लगाएं। चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, if the velocity of the particle is at plus of bt का स्क्वायर, अगर velocity of the particle at plus of bt का स्क्वायर है, where a and b are the constant, जहां पर a and b क्या है, constants हैं, then the distance traveled by it between 1 second to 2 seconds is, आपको बताना है v की वैल्यू गिवन है, आपको बोलना है डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा बिटवीन 1 सेकेंड्स टू 2 सेकेंड्स। मैंने क्या बताया था आपको, एरिया अंडर द वीटी कर्व टेल्स यू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इंटीग्रेशन ही तो सॉल्व करनी है ना, इंटीग्रेशन ही तो सॉल्व करनी है। ध्यान से देखना, v की वैल्यू गिवन थी s2 माइनस ऑफ s1, यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हो कब से कब तक, 1 से 2 सेकेंड्स तक। बेटा इंटीग्रेट कर दो, at प्लस ऑफ bt का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, बोलो शाबाश। इंटीग्रेशन में अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। बेटा इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर रूल, जितनी भी t की पावर है उसमें आपको 1 ऐड करना है डिवाइडेड बाय द सेम पावर। जितनी भी t की पावर है, t की पावर 2 है तो उसमें 1 ऐड करो, t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। a और b कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएंगे। बेटा दिस इज इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल, जरूर से ये टाइम स्टैम्प्स मेंशन करके बताना इन द चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है या फिर एक डेफिनेट इंटीग्रल है। बेटा यहाँ पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। इस टाइप के इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बेटा पहले आप सब्स्टिट्यूट करेंगे हायर लिमिट को या अपर लिमिट को। t की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट करें 2, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज डिनोमिनेटर में जो था। फिर बेटा आप लोअर वाली लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, t की क्यूब डिवाइडेड बाय 3, बेटा आपने पहले सब्स्टिट्यूट किया किसको, 2 को, तो 2 का क्यूब यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ 1 को सब्स्टिट्यूट करो 1/3। सॉल्व करोगे बेटा ऑप्शन नंबर आपके पास बी बन जाएगा, दैट इज 3/2a प्लस 7/3b। यहाँ पर a इम्पियर नहीं है, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एज वेल। ठीक है कि a और b क्या है, आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, a और b क्या है, आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय at का स्क्वायर, बेटा अगर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या गिवन है, at का स्क्वायर गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या गिवन है, at का स्क्वायर गिवन है। आपको बोल रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स इफ इनिशियली द पार्टिकल वाज एट रेस्ट। अगर इनिशियली पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे था। ध्यान से सुनो, अगर इनिशियली पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे था, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है कितना, 3t का स्क्वायर। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड कितना होगा अगर इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था। बेटा आपको पता है v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल्स टू a dt, राइट। ठीक है जी, बोलो शाबाश। अब यहां पर क्या, ठीक है, ये आपको दे रखा है 3 सेकेंड्स पर, यानी कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 3 सेकेंड्स में बात करें, v2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। v1 कितना है बेटा आपके पास, बोलो, रेस्ट पे था इनिशियली तो 0 इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 3 a dt। पावर रूल लगा दो, पावर रूल लगा दीजिए, 3 इंटू 3 9, 9 3 27। बेटा जी तो v2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 27 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन आ गया। v1 की वैल्यू 0 थी क्योंकि रेस्ट पे था, पहले ही बोला गया था। अब 3 सेकेंड्स के दरमियान फाइंड करना था। 3 सेकेंड्स के दरमियान फाइंड करने का मतलब क्या, बोलो, सोचो सोचो सोचो।
t इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है और क्या, तो लिमिट्स जो पुट करोगे वो 0 से लेकर 3 तक की पुट कर दोगे, ठीक है। लिमिट्स जो पुट करोगे वो 0 से लेकर 3 तक की पुट कर दोगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। काइनेमेटिक की इक्वेशंस की बात करने वाले हैं अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। आई रिपीट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग जब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। व्हेन आई एम सेइंग यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मैग्नीट्यूड as well as direction is not changing with time। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, ठीक है। बोलो 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 शाबाश, एवरीथिंग इज व्हाट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो इस केस में बेटा जी पहली इक्वेशन जो हमें पता है दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब यहां पर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, उनके लिए मैं बता दूं, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी है। जब पार्टिकल शुरू हुआ मूव करना, अगर रेस्ट पे दिया हुआ है तो u की वैल्यू 0, रेस्ट पे दिया हुआ है स्टार्टिंग में तो u की वैल्यू 0। अगर लेट सपोज टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पर वो स्टार्ट हुआ मूव करना विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। देन s इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ at का स्क्वायर। s इज व्हाट, s इज द डिस्प्लेसमेंट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन, अगेन t इज द टाइम। नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, 2as, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद कभी कभी ना nth सेकंड की बात होती है, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट है, nth सेकंड की बात होती है। तो snth इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ a बाय 2 इंटू 2n माइनस ऑफ 1। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, snth इज द nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, दैट इज गिविंग यू, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4, वो बेटा इक्वेशन नंबर 4 से आएगा, ठीक है। a क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, ठीक है, a क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो u v a t s, आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके ऊपर बेस्ड आगे अभी हम बातचीत करते हैं। बेटा जो ये वाली इक्वेशंस मैंने आपको बताई, दीज आर ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये एप्लीकेबल है। बट अगर आप इन वाली इक्वेशंस की बात करें जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई हैं, ये वाली इक्वेशंस होती है ना जो, ये हमेशा वैलिड है, चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, डजंट मैटर। बट ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जो मैंने लिखी हैं आपके लिए स्क्रीन पर, ये सबके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू ds बटा dt। सिंपली अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ds बटा dt करके। बोलो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, डिफरेंशिएट करके आपके पास क्या निकल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगी। सिमिलरली बेटा जी एक्सेलरेशन को dv बटा dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। देन s2 माइनस s1 यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहां से बेटा कैसे निकल के आएगी, vdt कर्व जो होगा उसका एरिया, देन adt कर्व, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व, यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का एरिया क्या देता था आपको, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता था। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का क्या है, ग्राफ है, उसका एरिया किसकी वैल्यू देगा, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू देगा। ये वाले इक्वेशंस आर ऑलवेज वैलिड, ये वाले इक्वेशंस को जरूरत नहीं है कि एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म होना था, नॉन यूनिफॉर्म होना था, नहीं 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 नहीं, दे आर ऑलवेज वैलिड। जो ऊपर वाली इक्वेशन ऑफ मोशन बताई वो सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए वैलिड है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv बटा ds, दिस इज ऑलवेज वैलिड, चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस, आई होप यू गॉट द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन रीड कीजिए। द पार्टिकल हैज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप and has an acceleration of 0.4 i cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds is, उसकी स्पीड 10 सेकंड के बाद कितनी होगी,
उसकी स्पीड 10 सेकंड के बाद कितनी होगी। चलिए फाइंड करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा था बेटा? इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। एक्सेलरेशन है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स इज, टी की वैल्यू निकाली 10 सेकेंड। बट आपको पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है। v की वैल्यू निकालनी है, u है 3i कैप प्लस 4j कैप। एक्सेलरेशन है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप इनटू टाइम t की वैल्यू कितनी है बेटा जी 10। सो v की वैल्यू कितनी आ गई 3i कैप प्लस 4j कैप। 10 से मल्टीप्लाई करूंगे, इसका डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 4i कैप प्लस 3j कैप। तो बेटा ये हो गया 7i कैप प्लस 7j कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। ये तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आई है ना। अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 7, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 7 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना? बी इज द राइट ऑप्शन। बी बनेगा सही जवाब, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे बेटा। अब यहां से जितनी भी कहानी है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज फिर से मैं बोलूंगी, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। यहां से कहानी जो चलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ए टू बी मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। उसकी वेलोसिटी v1 एंड v2 गिवन है एट a एंड b रिस्पेक्टिवली। और अगर c कोई मिड पॉइंट है, लेट्स सपोज c कोई मिड पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम a to b has velocities of v1 and v2 at a and b respectively। a पर वेलोसिटी v1 है, b पर वेलोसिटी v2 है। बोले c कोई मिड पॉइंट है, c क्या है? कोई मिड पॉइंट है। तो आप बताइए इस मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे? जो a पर वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर, जो b पर वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 होल का अंडर रूट। a पर जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर, b पर जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 होल का अंडर रूट। होल का क्या आ जाएगा? अंडर रूट। दैट विल गिव यू द वेलोसिटी एट सम मिड पॉइंट, दैट इज सी। मिड पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी सी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सुनो ध्यान से, एप्लीकेशन सुनो। अगर कोई बॉडी है वो वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा था और उसको सडनली स्टॉप कर दिया गया ब्रेक्स को अप्लाई करके, ठीक है। उसने फिर भी डिस्टेंस कवर किया कितना बेटा? s का। जब ब्रेक लगाई, ऐसा थोड़ी कि ब्रेक लगाई उसी टाइम वहां पे रुक जाओगे, नहीं ना बेटा, टाइम लगता है। अब जब रेड लाइट होती है, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल लाल लाइट के बिल्कुल नाक की सीध पे आकर ही रोकोगे, नहीं। पीछे से थोड़ा आप स्पीड को कम करना स्टार्ट करते हो, इवेंचुअली योर कार स्टॉप्स। सो अगर एक बॉडी जो कि u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, आपने उसको स्टॉप करना है ब्रेक अप्लाई करते हुए, तो बेटा ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी वो s डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ द सेम बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ n टाइम्स ऑफ u, अगर उसकी स्पीड और ज्यादा थी, लेट्स सपोज मैं मान के चल रही हूं कि दिशा है, डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी ले लेते हैं साथ में, बट अगर मैं मान के चल रही हूं मैग्नीट्यूड भी n टाइम्स ऑफ u था, तो उस टाइम पर
एंड सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, देन उस टाइम पर बेटा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सुनो, एक कार है, वो u वेलोसिटी के साथ जा रही है, हमने ब्रेक अप्लाई किया, उसने s डिस्टेंस कवर करके वो रुक गई। अब अगर हम इस स्पीड को n टाइम्स कर देते हैं, ब्रेकिंग फोर्स हम सेम ही लगा रहे हैं, तो अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है बेटा, इट विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ s। अगर वेलोसिटी आपकी n गुना से बड़ी है तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो स्टॉप होने से पहले वाला डिस्टेंस है, वो n स्क्वायर टाइम्स से बढ़ जाएगा। दैट विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ s। ठीक है, दैट विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ s। चलिए नेक्स्ट, इफ u एंड v आर द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटीज। बेटा अगर आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज दे रखा है u एंड v, तो एवरेज वेलोसिटी आता है u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 करके। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हो आप? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके। अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं, तभी समझ में आएगा कितना समझ में आया है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 मीटर पर सेकेंड to 20 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड में इसकी क्या हो रही है बेटा? वेलोसिटी चेंज हो रही है, पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन t सेकेंड्स। आप बताओ द वैल्यू ऑफ t कितना होगा? बोलो, आप बताओ वैल्यू ऑफ t कितना होगा? जल्दी से, शाबाश शाबाश, फटाफट से आंसर को सॉल्व करना है बेटा। वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर। ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 10, फाइनल दे रखी है 20, पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर, यानी कि s की वैल्यू 135, टाइम t सेकेंड्स। तो आपको वैल्यू ऑफ टाइम निकालना है, कितना होगा? s इज इक्वल्स टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई t, सॉरी u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ये आ गई एवरेज वैल्यू, इनटू कर लो t। तो बेटा s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो बेटा 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15। s कितना था आपके पास? 135, 135 बटा 15 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ t। तो बेटा कितने गुना पे गया? बोलो, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, यानी कि बेटा जी ये चला गया 9 पर, ये चला गया 9 पर। तो D इज द राइट ऑप्शन, D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो अगर आपको ये जो 3 अभी एप्लीकेशंस मैंने ऊपर पढ़ाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड दी थी ना, ये 3 मैंने अगर आपको ऊपर पढ़ाई, आप इसके ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड पे, अब सपोज करो कोई बॉडी है, उसने फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, सेकंड सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सेकंड में इतना, फोर्थ सेकंड में इतना, फिफ्थ सेकंड में इतना, एंड सो ऑन। बेटा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक फर्स्ट सेकंड, 1 से लेकर 2 तक सेकंड सेकंड, 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक थर्ड सेकंड, 3 से लेकर 4th तक फोर्थ सेकंड, 4 से लेकर 5th तक फिफ्थ सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि आप बताओ 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कैसे करोगे? बेटा जी S5 माइनस ऑफ S4, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये ट्रेवल किया है उसने 5th सेकंड में, ये जो डिस्टेंस है ये इसने ट्रेवल किया है 5th सेकंड में। सो S5 माइनस ऑफ S4 करके आप 5th सेकंड का डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ठीक है जी, दिस इज ऑलवेज वैलिड। ये यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा बेटा जी क्या रहता है? वैलिड रहता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है? वैलिड रहता है। वहीं पर अगर प्योर यूनिफॉर्म केस दे रखा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस दे रखा हो, तो बेटा उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। मैंने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए थे ना, उसमें एसेंथ वाली इक्वेशन थी,
तो मैंने बोला था वो जितनी भी इक्वेशंस है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओनली, बट जो ये वाला मेथड है ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में फर्क नहीं पड़ता, ये सबके लिए वैलिड है बेटा, कि फिफ्थ में से फोर्थ वाले डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे तो हमें फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पता चल जाएगा। तो ये इन जनरल प्रोसेस है, बट ये वाला फॉर्मूला कहीं पर भी अगर आप लगा रहे हो एसेंथ वाला, दैट इज u प्लस a बाई 2 2n माइनस ऑफ 1, n इज द सेकंड जिसमें आपको निकालना है, ये वाला सिर्फ वैलिड कब होगा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये वाला कब वैलिड होगा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। चलिए डी ऑप्शन है 19/3। ठीक है, the distance traveled by the particle starting from the rest and moving with an acceleration of this in a third second is a distance traveled by the particle starting from the rest and moving with an acceleration of this। बेटा जब कुछ भी मेंशन नहीं है, आई रिपीट, जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो उस केस में अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो, घुसा लो बेटा दिमाग में कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम यूनिफॉर्म का केस लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम कौन सा केस लेकर चलेंगे, हम यूनिफॉर्म वाला केस लेकर चलेंगे। तो यूनिफॉर्म के लिए एसेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। बेटा बोला क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट यानी कि u की वैल्यू 0 and moving with an acceleration of 4/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड इज। बेटा एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 4/3, 2 ऑलरेडी था। अब थर्ड सेकेंड की बात हो रही है तो n की वैल्यू कितनी, 3। तो आंसर आ गया 10/3 मीटर्स। बेटा जी आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब कुछ भी मेंशन नहीं था तो मैंने यूनिफॉर्म का केस लगाया। यूनिफॉर्म में बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, थर्ड सेकंड की बात कर रहे थे, n की वैल्यू को 3 रखा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था तो u की वैल्यू हो जाएगी 0, u की वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। बेटा इस वाले चैप्टर में ना बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे आपको, एंड ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के ऊपर बेस्ड बेटा जी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो ग्राफिकल पोर्शन अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ग्राफिकल पोर्शन अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहला कर्व इज एसटी कर्व, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है इसकी स्लोप आपको किसकी वैल्यू देती है, मैंने अभी अभी बताया भी था आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। बेटा नॉट सिंपली वेलोसिटी, इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई रिपीट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट स्पेलिंग गलत हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि यहां पे d बाई डी टी है ना, तो बेटा जी tan ऑफ थीटा दैट इज ds/dt is giving you the value of what, instantaneous velocity। नेक्स्ट आ जाइए, एसटी कर्व समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, अब एसटी कर्व में अगर आपको कुछ इस तरीके का कर्व दे रखा है, आप देख सकते हो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, लगातार 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 वैल्यू क्या है बेटा जी, सेम ही जा रही है, चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू जो है वो सेम ही जा रही है, चेंज नहीं हो रही है। उस केस में क्या करोगे बेटा जी, अगर स्लोप की वैल्यू देखोगे तो 0 आएगी, यानी कि थ्रू आउट द मोशन हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग इन दिस केस, यानी कि पार्टिकल क्या है बेटा जी, रेस्ट पर है, v की वैल्यू ही 0 हो गई।
v की वैल्यू हुई अपनी 0 होगी, यानी कि बेटा दिस इज द केस ऑफ रेस्ट। अब अगर बात करो स्लोप, अगर आपकी कुछ इस तरीके की है, पॉजिटिव स्लोप कैसी है बेटा जी, पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है, नहीं, पॉजिटिव स्लोप है। बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में फर्क होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर इंक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट स्लोप है बट पॉजिटिव है, कांस्टेंट स्लोप है बट पॉजिटिव है। तो बेटा ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है जिसमें आपके पास पॉजिटिव स्लोप आ रही है। इस केस में पार्टिकल जो है वो रिटर्न कर रहा है बैक टू द ओरिजिन, स्लोप इज व्हाट, नेगेटिव, स्लोप इज व्हाट, नेगेटिव। इस केस में स्लोप क्या आ रही है बेटा जी, नेगेटिव आ रही है। यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे तो अनिशियल और फाइनल वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली, बेटा इधर फाइंड करो। देखो मैं आपको नेगेटिव स्लोप बताती हूँ, मतलब क्या है इसका। लेट्स सपोज हमने देखो बेटा अनिशियल टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट थी वो थी कम, इसमें अनिशियल टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा थी, फाइनल टाइम पर डिस्प्लेसमेंट इसमें कम हुआ है। सो दिस इज अ नेगेटिव स्लोप व्हेन अ पार्टिकल इज रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिन, व्हेन अ पार्टिकल इज रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिन, ये वो वाला केस है, ठीक है। तो इसमें स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इसमें स्लोप 0, इसमें स्लोप पॉजिटिव, इसमें स्लोप नेगेटिव। बेटा आइडेंटिफाई करना भी आ जाता है, नेगेटिव कहाँ पे होगी, 0 कहाँ पे होगी, पॉजिटिव कहाँ पे होगी। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट आगे चलिए, आगे चलिए। अब देखिए एसटी कर्व ही है, अगेन आई एम सेइंग एसटी कर्व ही है, बट अगर कनकेव अपवर्ड वाला कर्व है, इफ दिस काइंड ऑफ कर्व इज देयर जहां पर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, देयर इज सम एक्सेलरेशन, बट अगर कनकेव अपवर्ड कर्व है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कनकेव अपवर्ड कर्व है, कनकेव कनकेव मिरर ऐसा होता है, ठीक है, अप दैट एज वेल कनकेव अपवर्ड है, इधर कनकेव डाउनवर्ड है, इधर कनकेव अपवर्ड है। जब कनकेव अपवर्ड होता है तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अगर कनकेव डाउनवर्ड होता है, अगर कनकेव डाउनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग होता है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग होता है। ऑफ कोर्स बेटा देयर इज चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन इज देयर। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा कनकेव अपवर्ड बनेगा, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी कि रिटार्डेशन, बेटा जी आपके पास कनकेव डाउनवर्ड कर्व बनेगा, कनकेव डाउनवर्ड कर्व बनेगा। अब बात करते हैं वीटी कर्व की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इसका स्लोप आपको किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वैल्यू देता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। एंड एरिया अंडर द कर्व किसकी वैल्यू दे रहा होता है बेटा जी, आपको एस की वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। तो स्लोप आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। एरिया अंडर द कर्व आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट की। एरिया अंडर द कर्व ऑफ द वीटी कर्व गिविंग यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, गिविंग यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत बढ़िया पॉइंट एक मैं बताने जा रही हूं बेटा, आपको ना कभी कभी ऐसा सीन मिलेगा कि वीटी कर्व है, कुछ एरिया पॉजिटिव है, कुछ एरिया नेगेटिव है। अब दो चीजें थी, एक था डिस्टेंस, एक था डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें थी, एक था डिस्टेंस, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर ट्रेवल ही नहीं किया, शुरू ही नहीं हुए, डिस्टेंस 0 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। बट वहीं पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, सब कुछ। तो अगर वीटी कर्व में आपको एरिया को विद साइन कंसिडर करना है,
अगर टाइम एक्सिस से ऊपर वाले एरियाज को हम कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, अगर टाइम एक्सिस से नीचे वाले एरिया को कंसिडर करें नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो अगर विद साइन कंसिडर कर रहे हैं दैट मीन्स हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप एरिया 1 की बात करें दैट इज अबव द टाइम एक्सिस, तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, एरिया 2 नेगेटिव, एरिया 3 पॉजिटिव। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A1 माइनस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3। वहीं पर अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे होंगे दैट इज ऑल पॉजिटिव। डिस्टेंस बोलता मुझे नेगेटिव समझ में नहीं आता है, डिस्टेंस बोलता है कि मुझे नेगेटिव समझ में नहीं आता है। तो डिस्टेंस में हम सारी वैल्यूज को, सारे एरियाज को पॉजिटिव लेते हैं। तो बेटा जी अगर आपके पास वीटी कर्व का एरिया है और आप उसको विद साइन ले रहे हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, अगर विदाउट साइन ले रहे हैं तो आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब बात करते हैं हम एटी ग्राफ की, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। एरिया अंडर द एटी कर्व जो होता है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू देता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। एरिया अंडर द एटी कर्व गिव्स यू द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एंड स्लोप ऑफ द एटी कर्व बेटा आपको किसकी वैल्यू देता है, जर्क की वैल्यू देता है। स्लोप ऑफ द एटी कर्व आपको किसकी वैल्यू देता है, जर्क की वैल्यू देता है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चंस। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, नीट के प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं इसमें। एक पार्टिकल है बेटा, उसने एक्सेलरेट किया फ्रॉम द रेस्ट फॉर टाइम t1। एक पार्टिकल था, रेस्ट से चला, उसने एक्सेलरेट किया टाइम t1 के लिए एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा। अल्फा एक्सेलरेशन थी उसकी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेस्ट से शुरू हुआ था, t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट किया उसने अल्फा से, ठीक है। एंड देन रिटार्ड्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, रुकना चाहता है अब वो, रिटार्ड्स विद द कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा फॉर द टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट। उस केस में आप इस क्वेश्चन के डिफरेंट पात्रों को कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा अगर टोटल टाइम देखें तो समझ में आता है, t1 ऊपर जाने में, एक्सेलरेट करने में, और t1 डी एक्सेलरेट करने में। सिंपल सा लॉजिक, t1 एक्सेलरेट करने में ऊपर नीचे छोड़ो, t1 एक्सेलरेट करने में, t2 डी एक्सेलरेट करने में, तो टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल्स टू t1 प्लस ऑफ t2। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, v मैक्सिमम कैसे फाइंड करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी कराऊंगी बेटा अभी, तो प्लीज फॉर्मूलाज देख लो। v मैक्सिमम अगर फाइंड करना है तो v मैक्सिमम इज अल्फा टाइम्स ऑफ t1 या फिर बीटा टाइम्स ऑफ t2। एक्सेलरेट करने का रेट क्या था, अल्फा था, तो जब अल्फा को जब एक्सेलरेट हो रहा है वो टाइम क्या है, t1 है, तो अल्फा को जब t1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट v मैक्स। अगर बीटा को t2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल अगेन गेट v मैक्स। तो यू हैव टू ऑप्शंस टू कैलकुलेट v मैक्स। नेक्स्ट इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे, अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस सर्किट को आप सॉल्व करते हो ना पैरेलल वाले, वैसा ही वाला फॉर्मूला लगेगा। v मैक्सिमम को आप सिंपली, अगर आपको v मैक्सिमम फाइंड करना है, आप सिंपली इन टर्म्स ऑफ a इफेक्टिव कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो बेटा ये इंडिविजुअल टाइम t1 t2 की टर्म्स में फाइंड करा है, अगर टोटल टाइम t की टर्म्स में फाइंड करना हो तो यहाँ पर भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन आएगी। अगर टाइम टोटल है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन भी कौन सी आएगी, टोटल वाली आएगी। अगर इंडिविजुअल टाइम है तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन आएगी। v एवरेज कैन बी फाइंड आउट बाय बेटा जितनी मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2। ऐसे अगर फाइंड करना है तो दैट इज हाफ a इफेक्टिव t का स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at के स्क्वायर में u की वैल्यू को 0 रख दिया, ठीक है, u की वैल्यू को 0 रख दिया, यू विल गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसी के ऊपर बेस बेटा एक क्वेश्चन लगाओ ये वाला। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A car accelerates at 6 meter per second square from the rest, then it retards at 3 meter per second का square and comes to rest. If the total time taken from the journey is
20 सेकेंड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, एक कार है बेटा एक्सेलरेट कर रहा है एट 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एंड रिटार्ड्स एट 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर and comes at rest if the total time taken by the journey is 20 seconds। आपको सबसे पहले फाइंड करना है v मैक्सिमम। बेटा v मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन फाइंड कर लूं, अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस ऑफ बीटा। अल्फा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू 3, 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया। इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बेटा v मैक्सिमम कैसे फाइंड कर सकते थे? इफेक्टिव एक्सेलरेशन इनटू टोटल टाइम, तो 2 × 20 40 मीटर पर सेकेंड। v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मीटर पर सेकेंड। बेटा एवरेज कितना होता था? v मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे, तो 40/2 करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट SN 20 सेकेंड्स आपको फाइंड करना है। SN 20 सेकेंड्स कैसे फाइंड करते थे? S की वैल्यू आ जाती थी हाफ A इफेक्टिव T का स्क्वायर। हाफ A इफेक्टिव कितना निकला था बेटा अपना? 2। T की वैल्यू कितनी थी? 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 400 मीटर्स। 400 मीटर्स आ गया। 400 मीटर्स आ गया है सबका। 400 मीटर आ गया है सबका। फिर आपको टाइम फॉर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन निकालना है। आपके पास था v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ t, v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ t2। अगर t1 निकालना है तो v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई थी? 40। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको? 6। 40/6। ठीक है, 40/6 सॉल्व करना है और कर लेना। t2 की वैल्यू आ जाएगी v मैक्सिमम कितना बेटा? 40 डिवाइडेड बाय बीटा कितना? 3। इसको फर्दर सॉल्व करना है, कर सकते हो। देखो अब इसमें से ऐसा नहीं कि सारी चीजें वहां पे पूछ लेगा, पूछ भी सकता है। अगर छोटी सी कैलकुलेशन है तो पूछ सकता है ऑप्शंस में, नहीं तो अदरवाइज कोई एक चीज पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से आई होप आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अल्फा बीटा टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, अल्फा बीटा टाइप के क्वेश्चंस को ये हमने कर लिया, फाइन। अब आ जाते हैं हम मोशन अंडर ग्रेविटी पर। बेटा जी मोशन अंडर ग्रेविटी अंडरस्टैंड करने वाले हैं अब हम। साइन कन्वेंशन पे पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी कंसंट्रेशन यहां से टूट रही हो। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द सेशन। हर चीज एकदम डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से विद क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा चैनल को। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। बेटा अगर आप यहां से इधर से इधर से इधर से इधर से किसी भी चीज को फेंक रहे हैं तो वो कितनी एक्सेलरेशन से गिर रही है बेटा? बोलो। जी की वैल्यू 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम सिंप्लिसिटी के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस में 10 के बराबर भी ले लेते हैं, अदरवाइज इट इज 9.8। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस ही हुआ मोशन अंडर ग्रेविटी भी। मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो द केस ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। जी की वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर फॉर पॉइंट्स नियर द अर्थ सर्फेस। नियर द अर्थ सर्फेस हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कभी कभी हम इसको 10 के बराबर ले लेते हैं। 1D मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर मैं बात कर रही हूं, दिस इज बेसिकली द मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन g गोइंग डाउनवर्ड। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे बोलूं दैट आई हैव अ बॉटल, ठीक है, पानी की बॉटल है, इसको घेर रही हूं, इसको मैंने छोड़ दिया। बेटा ऊपर की तरफ तो नहीं गई, नीचे की तरफ ही आ रही है, छोड़ो, नीचे की तरफ ही आ रही है, तो डाउनवर्ड मोशन ही होता है, इतना आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, दिस इज डाउनवर्ड मोशन ओनली। साइन कन्वेंशन देख लो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें, पॉजिटिव नेगेटिव कब लेते हैं? इफ द फाइनल पोजीशन इज अबव द इनिशियल पोजीशन। अगर बेटा हमारी फाइनल पोजीशन जो है ना
वो अबव है इनिशियल पोजीशन के। लेट्स सपोज इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। अगर हमारी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के नीचे चली गई, बिलो चली गई, तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव। अब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रही हूं, उसके बेसिस पे समझा रही हूं, तो बेटा आई एम टेकिंग दिस वर्टिकल मोशन। ठीक है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन अगर ये थी, लेट्स सपोज ये पेन है, इसकी फाइनल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन इज अबव द इनिशियल पोजीशन। अगर मैंने बोला कि ये पेन की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन नीचे आ चुकी है इनिशियल पोजीशन के, तो बेटा दिस इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। एक रेफरेंस लेवल सेट कर दो, उस रेफरेंस लेवल से ऊपर जब जा रहे हो तो पॉजिटिव, उस रेफरेंस लेवल से नीचे जब जा रहे हो तो नेगेटिव। वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। एक्सेलरेशन हमेशा बेटा डाउनवर्ड है, तो उसको हम नेगेटिव ही लेकर चलते हैं। अब पहला केस देखो, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t। एक पार्टिकल है, रेस्ट पे था, u की वैल्यू 0 है, उसको ड्रॉप कर दिया गया, h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, ड्रॉप मतलब छोड़ दिया गया। जैसे ये पार्टिकल है, इसको मैंने h हाइट से, लेट सपोज ये h हाइट है, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया है, तो इनिशियली तो बेटा u की वैल्यू 0 ही होगी ना। इस केस में टाइम और v की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हो बेटा, आपको पता है इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ at का स्क्वायर। s की वैल्यू क्या है, अब इनिशियल लेवल ऊपर है, फाइनल लेवल नीचे है, तो s की वैल्यू को नेगेटिव में डालोगे, माइनस ऑफ h, u 0, क्योंकि ड्रॉप किया गया है, क्योंकि ड्रॉप किया गया है। एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लिखोगे बेटा, यहां से टाइम आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/g। ये याद रखना है, ये याद रखना है। अब टाइम आ चुका है आपके पास, इक्वेशन आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, u की वैल्यू 0 क्योंकि ड्रॉप किया गया है, v की वैल्यू निकालनी है। s बेटा जी आपको पता है माइनस ऑफ h है, और g एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g। बेटा v यानी कि फाइनल वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज अंडर रूट ऑफ 2gh। ये दोनों वैल्यूज, टाइम और v की वैल्यू, बेटा ये याद करनी है। टाइम कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g, एंड v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू में बस ऐसा सोचो कि g को डिनोमिनेटर में बैठना पसंद नहीं था, वो ऊपर ही आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट केस ले रहे हैं हम। जब हमने किसी स्टोन को फेंका है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ u रीचेस अप टू द मैक्सिमम हाइट। अब बेटा हमने जब किसी स्टोन को फेंका, जब मैं इस पेन को भी फेंक रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने इस पेन को फेंका, तो किसी एक मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद वो बेटा नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो दोबारा से, मैंने इसको फेंका तो किसी एक मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद वो फिर से बेटा जी नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ही जाता जाएगा, सो एक मैक्सिमम हाइट तक ही तो जा पाएगा ना वो, जब उसको ऊपर फेंका गया है। तो वो मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, और टाइम ऊपर जाने का और नीचे आने का कैसे फाइंड करेंगे। देखो पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको, ये है इनिशियल लेवल, ये है फाइनल लेवल। फाइनल लेवल इज अपवर्ड, फाइनल लेवल ऊपर है इनिशियल लेवल से, तो बेटा वेलोसिटी भी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी को 0। क्यों, क्योंकि एक हाइट पर जाने के बाद वो रुक गया है, स्टॉप हो गया, तभी तो वो नीचे आया ना। फाइनल लेवल पर वो स्टॉप हो गया है, तभी तो वो नीचे आया, तो v की वैल्यू 0। एक्सेलरेशन बेटा नेगेटिव, v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगाओ, v की वैल्यू को 0 डालो, u की वैल्यू u है आपके पास, पता है आपको पॉजिटिव लेनी है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन तो बेटा हमेशा डाउनवर्ड लगता है gt, तो यहां से आपने टाइम निकाला u/g, यानी कि ऊपर जाने में उसको कितना वक्त लग रहा है, u/g, जिससे आपने उसको फेंका है, जिससे आपने उसको, जिस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका है, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब अगर मैं निकालना चाहती हूँ वो मैक्सिमम हाइट जहां तक वो ऊपर जा पाया, वो कैसे निकालूंगी बेटा, आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as होता है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, यहां से बेटा जी आपके पास वो मैक्सिमम हाइट जहां तक वो ऊपर जा पाया, दिस इज बेसिकली गोइंग टू फॉलो पैराबोलिक पाथ। तब जब नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट कराऊंगी मोशन इन अ प्लेन का, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा रही होंगी आपको, ठीक है, तो उसमें हम समझेंगे इसको। पर बेटा ये समझना कि ये मैक्सिमम हाइट जो कवर कर रहा है दैट इज u²/2g यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजीली हमने फाइंड किया है, बहुत छोटू सी कैलकुलेशन है।
अब अगर उसको u बाई जी टाइम लगा ऊपर जाने में, तो आपको एक चीज याद रखना है, उसको सेम ही टाइम लगेगा मेरी जान नीचे आने में। u बाई जी टाइम लगा, यूनिफॉर्म केस की बात हो रही है यहाँ पे, u बाई जी टाइम लगा उसको ऊपर जाने में, तो u बाई जी टाइम ही लगेगा उसको नीचे आने में। तो टोटल टाइम ऑफ लाइट जब वो हवा में है, ऊपर गया नीचे आया, u बाई जी टू u बाई जी, तो टोटल टोटल टाइम ऑफ लाइट कितना आ जाएगा बेटा, दिस विल बी 2u बाई जी, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज u बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ लाइट इज 2u बाई जी, ठीक है, 2u बाई जी। जब ऊपर जा रहा था तब वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब जब आपका मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया उस टाइम पर वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी बेटा जी नेगेटिव। तो टोटल टाइम ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में कितना लग रहा है, 2u बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितना कवर हो रहा है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब बॉडी नहीं है मैम, एक बॉय की बात हो रही है मैम। चलो, एक बॉय की बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं देखिए ध्यान से। एक बॉय है जो कि स्टैंड खड़ा हुआ है बेटा जी, कहां पर, टॉप ऑफ द टावर पर, जिसकी हाइट है 20 मीटर। ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज। बेटा v की वैल्यू हमने पढ़ रखी है अंडर रूट ऑफ 2g h के बराबर होती है। हाइट कितना है बेटा जी, 20 दे रखा है। ए ऑप्शन आ जाएगा सही, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड से ये क्या करेगा, हिट करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, शाबाश, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अगर टाइम पूछा होता तो टाइम का फॉर्मूला क्या था बेटा, अगर टाइम पूछा होता तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, 2h डिवाइडेड बाई जी। याद करो मैंने बोला था ना, जब v की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो g को डिनोमिनेटर में बैठना पसंद नहीं होता, वो बोलता है कि मैं न्यूमरेटर में आ जाऊंगा, तो इस केस में वो न्यूमरेटर में चले जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a particle is projected up with an initial speed of 10 meter per second from a top of a building at a time t is equals to 0 seconds। बेटा ये कोई बिल्डिंग है, किसी पार्टिकल को यहां से फेंका गया है with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट द टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, जब टाइम t क्या है 0 सेकेंड्स है। बोले एट टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, जब टाइम t की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड्स है, तो आप बताओ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। पार्टिकल क्या करता है, 5 सेकेंड पर स्ट्राइक कर जाता है, कहां पर, ग्राउंड पे, ऊपर गया एक मैक्सिमम लेवल पर आने के बाद, टाइम t जब 5 सेकेंड है तो ये ग्राउंड पे आकर हिट कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है कितनी होगी, आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है कितनी होगी। चलो किस तरीके से करेंगे बेटा, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान के चलूं तो ये u को पॉजिटिव लूंगी, यस और नो, तो u की वैल्यू इज प्लस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा g तो हमारा नेगेटिव में ही आएगा, g की वैल्यू इज माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम तुमसे पूछें कि ये जब हिट कर रहा है तो उस टाइम पर टाइम की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड्स है, t की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 सेकेंड्स है। अब अगर आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखें तो विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है बेटा, नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, माइनस ऑफ h हुई, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होगी, रीजन बीइंग व्हाट, फाइनल लेवल इज बिलो द इनिशियल लेवल। तो इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी का स्क्वायर। s की जगह क्या करूंगी बेटा, माइनस ऑफ h, u कितना है 10, t की वैल्यू कितनी है, बोलो t की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड्स, कंप्लीट टाइम तो 5 ही लग रहा है ना, हाफ ऑफ a माइनस ऑफ 10 इंटू 5 इंटू 5।
50 माइनस ऑफ 125, h इज इक्वल्स टू 125 माइनस ऑफ 50। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना बेटा, 75 मीटर। ठीक है ना? जन 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 जन। हाँ, 75 मीटर, सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? इनिशियल लेवल से अगर नीचे है फाइनल लेवल तो बेटा जी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है उस केस में, नेगेटिव होती है। जी तो पहले ही नेगेटिव होता है, यू की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज इनिशियल लेवल से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इनिशियल लेवल से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ना सिमेट्री होती है इन मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। सिमेट्री अंडर, सिमेट्री अंडर, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी। जब कोई पार्टिकल बॉडी को हमने ऊपर फेंका, एक मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद वो नीचे आ रही है, सो देयर इज सिमेट्री इन दैट। लेट सपोज मैं मान के चल रही हूँ टोटल टाइम जर्नी का है 10 सेकेंड, तो बेटा उसमें 5 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगे होंगे, 5 सेकंड उसको नीचे आने में लगे होंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने में कम टाइम लग रहा है, नीचे आने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना, बराबर बराबर टाइम लगता है। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है तो उसमें से 5 असेंट का होगा, 5 डिसेंट का होगा। तो टोटल 10 सेकंड को मैं डिवाइड कर रही हूँ 5 अपवर्ड 5 डाउनवर्ड में। बेटा अपवर्ड जाने का टाइम u बाई जी, डाउनवर्ड आने का टाइम u बाई जी। अब सोच के देखो, अगर फर्स्ट सेकंड की मैं बात करूं, फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस, सेकंड सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना, सिक्स्थ में इतना, सेवंथ में इतना, एट्थ में इतना, नाइन्थ में इतना, टेंथ में इतना, तो 10वें सेकंड का डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड के बराबर नहीं हो जाएगा? जितना डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में कवर किया, जितना डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में कवर किया, दैट विल बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस कवर्ड इन द 10th सेकंड अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। जितना डिस्टेंस सेकंड में कवर किया, दैट विल बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 9th सेकंड अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। कैसे मैम, एक बार इधर बता दो। चलो बता देते हैं, चलो बता देते हैं। ये है फर्स्ट सेकंड का, ये है सेकंड सेकंड का, ये है थर्ड सेकंड का, ये है फोर्थ सेकंड का, ये है फिफ्थ सेकंड का, ये है सिक्स्थ सेकंड का, ये सेवेंथ में, ये एट्थ में, ये नाइन्थ में, ये 10th में। तो बेटा फर्स्ट और 10th का बराबर हुआ, सेकंड और 9th का, थर्ड और 8th का, फोर्थ और 7th का, फिफ्थ और 6th का। ये सिमेट्री कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सिमेट्री कह रही है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द सिमेट्री इन द मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है बेटा वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, आपको बोला गया है, आपको बोला गया है कि उसको u स्पीड के साथ थ्रो किया है हमने। ठीक है जी, द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट t सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट इज, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ एसेंट इज। बेटा आप सोच के बताओ, जितना डिस्टेंस लास्ट सेकेंड ऑफ एसेंट में कवर होगा, लास्ट सेकेंड डिस्टेंस ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाने वाला जितना लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट सेकेंड डिस्टेंस ऑफ डिसेंट। हाँ या ना? फर्स्ट सेकेंड डिस्टेंस ऑफ डिसेंट, जितना वक्त उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही वक्त उसको नीचे आने में लगता है। अगर एसेंट वाली जर्नी का, ऊपर जाने वाली जर्नी का लास्ट सेकेंड की मैं बात करूं, वो सेम होगा बेटा जितना नीचे गिरने वाली का फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस होगा, राइट? अब अगर इस केस में मैं इधर की बजाय ये डिस्टेंस फाइंड कर लूं तो वो इसी के बराबर होगा, मैं इसको फाइंड करूंगी। बेटा इस केस के लिए अब सोच के देखो, मैक्सिमम अपनी जिस पोजीशन पर वो पहुंचना चाहता था पहुंच गया, वहां से गिरने वाला है, तो उस केस में यू की वैल्यू को 0 लेंगे बिकॉज वो तो रेस्ट पे है। जब वो नीचे गिरना स्टार्ट कर रहा है इनिशियली वो रेस्ट पे हो जाएगा। अरे 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 अरे, जब वो ऊपर जा रहा है,
इस लास्ट सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया बेटा डिसेंट में भी तो उतना ही कवर करेगा, तो इस टाइम पर u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। u की वैल्यू विल बी 0। बोलो एक्सेलरेशन अपना माइनस ऑफ जी ही होगा, एक्सेलरेशन नीचे गिर रहा है माइनस ऑफ जी होगा। s की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये इनिशियल लेवल मान के चल रही हूँ तो फाइनल लेवल तो बेटा ये रहा ना, फाइनल लेवल तो ये रहा, तो फाइनल लेवल इज बिलो द इनिशियल लेवल, तो h की वैल्यू भी नेगेटिव, s नेगेटिव में आ जाएगा बेटा। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी का स्क्वायर लगा दो, माइनस ऑफ h 0 प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बोलो डी ऑप्शन आ गया, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो हाफ जी टी का स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर, डी आ जाएगा सही जवाब, डी आ जाएगा सही जवाब, ठीक है, डी आ जाएगा सही जवाब, दिस इज द केस, ठीक है। तो जो असेंट का लास्ट सेकंड है वो डिसेंट का फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, बेटा एक ये कॉन्सेप्ट भी है छोटा सा, इसको भी नहीं छोड़ते हैं, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। गैलीलियो का एक लॉ है, गैलीलियो का एक लॉ है, ठीक है, ऑफ ऑड नंबर्स, इसको भी कवर कर लेते हैं। और ये लॉ वैलिड होता है फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज, फ्री फॉलिंग बॉडीज पर ही ये वैलिड होता है। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई बॉडी है जो इनिशियली एट रेस्ट पे है, उसको किसी हाइट से छोड़ दिया गया, ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, सक्सेसिव डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही है, आई रिपीट डिस्टेंसेस जो सक्सेसिवली बॉडी कवर कर रही है, इन टाइम t, इन टाइम 2t, इन टाइम 3t, इन टाइम 4t, इन टाइम 5t, यानी कि जब t टाइम से बढ़ते जा रहे हैं तो सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट h इन द इक्वल टाइम इंटरवल्स, किस रेशियो में होगा, दिस s1 s2 s3 किस रेशियो में होंगे, दिस विल बी इन द ऑड नंबर्स रेशियो, 1:3 5:7 9 11 so on. These are basically the distances बेटा जी, these are basically the distances। गैलीलियो बोलता है ऑड नंबर का ये रूल है, गैलीलियो बोलता है कि अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में हम उनका डिस्टेंस का रेशियो लेना चाहते हैं कि कितना कितना वो ट्रेवल कर रही है, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ द ऑड नंबर्स, दैट इज 1:3 5:7 सो ऑन, ठीक है। मैम कैसे बताओ, तो देखो दिस लॉ इज ऑल्सो वैलिड, this law is also valid for a body starts from rest and moves with a constant acceleration। बेटा जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला ये गैलीलियो का लॉ है ना, ये उस पर भी एप्लीकेबल होता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को छोड़ रहे हैं रेस्ट से और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, लेट सपोज पहले 1 सेकंड में, उसके बाद अगले 1 सेकंड में, उसके बाद अगले 1 सेकंड में, उसके बाद अगले 1 सेकंड में, मैं 1-1 सेकंड बढ़ाती जा रही हूँ, टाइम इंटरवल बेटा इक्वल बढ़ाते जा रहे हैं हम, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर आप यहाँ की वैल्यू फाइंड करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लगाओ, s की जगह माइनस h रखोगे, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, g की वैल्यू a की वैल्यू माइनस ऑफ g, टाइम t की वैल्यू बेटा जी हमने क्या रखी है, बोलो 1 सेकेंड रखी है, तो h1 की वैल्यू आ गई 5 मीटर, ठीक है। अब सिमिलरली h2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 सेकेंड से टाइम बढ़ गया है तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, ये आ जाएगा 20। सिमिलरली h3 फाइंड करोगे 45, h4 फाइंड करोगे 80 आ जाएगा। तो बेटा अगर आप यहाँ पर h1 h2 h3 h4 की वैल्यूज लिखो तो 5 20 45 80, अब रेशो किसकी बराबर होती है मैम, इनकी तो 1:3:5 नहीं आ रही, ना 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 ना, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा 20 माइनस ऑफ 5 15, 45 माइनस ऑफ 20 25, 80 माइनस ऑफ 45 35, बेटा जब आप इनकी रेशियो लोगे 5:15:25:35, ये 1:3:5:7 इस रेशियो में आएंगे, ऑड नंबर की रेशियो में आएंगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लगाओ, नीट 2013 में पूछा गया था। एक स्टोन है जो फॉल कर रहा है फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन है वो फ्रीली अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, इट कवर्स द डिस्टेंसेस ऑफ h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, देन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, देन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, यानी कि h1 डिस्टेंस 5 सेकेंड में, फिर h2 डिस्टेंस उसने टोटल अगर देखोगे तो 10 सेकेंड में, और h3 डिस्टेंस टोटल देखोगे तो 15 सेकेंड में उसने कवर किया है। द रिलेशनशिप बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज इक्वल्स टू, आपको पता है
ऑड नंबर वाला रूल फॉलो होता है? बोलो, आपको पता है ऑड नंबर वाला रूल फॉलो करता है। अगर हम फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, 5 सेकंड डिस्टेंस कवर हुआ है बेटा, 5 सेकंड्स में h1 डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर नेक्स्ट के 5 सेकंड में देखो तो h2, अगर नेक्स्ट के 5 सेकंड में देखोगे तो h3। तो बेटा आपके पास ये कौन सी रेशियो में आया? बोलो, शाबाश शाबाश, फटाफट से बोलने का। बेटा जी आपको पता है दैट h2 की वैल्यू विल बी 3 टाइम्स ऑफ h1 एंड h3 की वैल्यू विल बी 5 टाइम्स ऑफ h1। ऑड नंबर रूल्स होता है ना, ऑड नंबर रूल होता है ना। h1 h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3 गुना ऑफ h1, और h3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुना ऑफ h1। तो जब आप h1 is to h2 is to h3 की रेशियो लोगे तो h1 is to 3 टाइम्स ऑफ h1 is to 5 टाइम्स ऑफ h1। तो बेटा तभी तो रेशियो 1 is to 3 is to 5 आएगी ना। ऑड नंबर रूल यही कहता है, ऑड नंबर रूल यही कहता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस। नेक्स्ट, a particle starts its motion from the rest under the action of a constant force if the distance covered in the first 10 seconds is s1 and that covered in the first 20 seconds is s2, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? देखो 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 जल्दी से, पहले 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था क्या? s1। फिर कवर्ड इन 20 सेकेंड्स की अगर मैं बात करूं, अब बेटा 10 के बाद 20, 10 के बाद 20, यानी कि अगर 10 सेकेंड्स में s1 डिस्टेंस कवर हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर 10 सेकेंड्स में s1 डिस्टेंस कवर हुआ है तो बेटा जी अब आप जा रहे हो 20 सेकेंड्स पर, तो s2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। अगर s1 को मैं x लेकर चल रही हूं तो s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें पता है अगला ये रेशो आपका 1:3 का आना चाहिए। बोलो, अगला ये जो रेशो आना चाहिए वो 1:3 का आना चाहिए। आपको यही पता है ना कि पहले 10 सेकंड में अगर x डिस्टेंस कवर हुआ है तो अगले 10 सेकंड में बेटा जी आपके पास डिस्टेंस कितना कवर होना चाहिए? 3x कवर होना चाहिए। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा बेटा यहां से लेकर यहां तक का, दैट विल बी व्हाट? 4x। तो जो आपका S2 है वो किसके बराबर आएगा? 4x के बराबर आएगा। और S1 किसके बराबर आएगा? x के बराबर आएगा। मैं फिर से तुम एक चीज बोलूं, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। 10 सेकेंड्स में अगर S1 डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इसके आगे प्लस करके 10 सेकेंड्स जब तुम ऐड कर रहे हो तो इतने में जो डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो बेटा जब टोटल 20 सेकेंड में मुझे चेकआउट करना है तो टोटल 20 सेकंड में कितना कवर हो चुका है? 3s प्लस ऑफ s1 यानी कि 4s1। और अगर मैंने इतने डिस्टेंस को लिया है कि ये x के बराबर है तो ये जो टोटल डिस्टेंस था ये क्या था बेटा? s2 था। तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो, s2 की वैल्यू कितनी आ गई? s2 की वैल्यू कितनी आ गई? दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ x, दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, इतना 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है अगर वो x के बराबर है तो 4 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा वैल्यू ऑफ s2, वैल्यू ऑफ s2। चलिए अब इसके बाद ये आपका होने वाला है होमवर्क। ठीक है, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। बेटा दिस इज गोइंग टू बी योर द होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इसका जवाब जरूर से दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आज का लेक्चर तुम्हें बहुत अच्छा लगा, यू एंजॉयड थॉरली। आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, विद क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वन शॉट के साथ आपको मिलूंगी। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यानी कि NCERT नीट अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन एंड कॉमेंट करके जरूर से बताना क्लास कैसा लगा। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।